स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कई बार ये देखा गया है कि जो भी सरकार रही हो, चाहे सेंटर में या स्टेट में, इलेक्शन नजदीक आते हैं तो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करती है। इस बार मोदी सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसने सीएए को देश भर में लागू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वैसे तो 5 साल पहले ही इस पर मुहर लग चुकी थी, लेकिन फिर कोरोना काल आया जिसकी वजह से मामला 2-2.5 साल के लिए आगे खिसका। इस बीच एक्सटेंशन लेते रहे और फिर जब सब तरफ से ये कहा जाने लगा कि और कितने एक्सटेंशन आप लेंगे, उसी पीरियड में जनवरी महीने में बंगाल से एक बयान आता है बीजेपी के दिग्गज चेहरे का कि 7 दिन के भीतर हम सीएए लागू कर देंगे। अगर वैसा होता तो फरवरी में लागू हो जाता, लेकिन हालिया एक टीवी चैनल की डिबेट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावों से पहले सीएए आ जाएगा और मार्च के महीने में सीएए आ चुका है। अब ये कितना मास्टर स्ट्रोक है, क्या इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए जाने चाहिए, इसके तमाम पहलू क्या है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं राधेश्याम भारती जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या टाइमिंग को लेकर सवाल करना वाजिब है या कितना कितना वजन है इस बात पर कि टाइमिंग पर सवाल उठाए जाए? देखिए स्वप्निल जी, इसको संसद में लाए 4 साल से अधिक हो गए और अब इसका चुनाव से एकदम पहले जो है इसका नोटिफिकेशन वो थोड़ा सा देखिए आपत्तिजनक तो लगता है। भाई दूसरे दल इस पे आपत्ति तो उठाएंगे कि यही समय क्यों चुना गया है, बीच में भी लाया जा सकता था। नोटिफिकेशन कभी भी पहले भी हो सकता था, लेकिन अब इसमें चुनावी फायदा साफ तौर पर दिख रहा है कि लेने के लिए ऐसा किया गया है। अब इसमें भी 3 देशों का जो है उसमें जो अल्पसंख्यक हैं, गैर मुस्लिम, उनको जो है इसमें नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा, उनको इस क्राइटेरिया में लिया गया है। अब ऐसे में प्रश्न और भी उठते हैं। समय, आपने मुझसे समय के लिए प्रश्न पूछा है, तो देखिए समय ये निश्चित रूप से जो है इसका राजनीतिक फायदा होगा, चुनावी फायदा लेने के लिए ये सारा किया गया है। इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो वो मास्टर स्ट्रोक इसीलिए भाई अब सारे दल जो है इसमें निरुत्तर हैं। ऐसे में अब जयराम रमेश ने तो कह दिया है जो है कि ये सफेद झूठ के जैसा है। एकदम इस समय जब चुनाव से घोषित होने वाले हैं ये लाया गया, इसका नोटिफिकेशन हुआ है, जबकि पहले ही हो जाना चाहिए था इसका नोटिफिकेशन। तो ये इस तरह की बात है। अब साहब जो है भारतीय जनता पार्टी का अपना क्राइटेरिया है, प्रधानमंत्री जी और दूसरे लोगों का अपना क्राइटेरिया है कि वो इस समय लाए हैं उनकी पर देखा जाए राधेश्याम जी, तो कुछ चीजें तो 2016 या 2017 में भी हो सकती थी, वहां से लटकी। मैं वही कह रहा हूं कि सरकार जब ये आई, प्रधानमंत्री जी का दूसरा जो ये कार्यकाल शुरू हुआ, उसके कुछ महीने पश्चात ही ये सदन में लाया जा चुका है। अब उसका नोटिफिकेशन अब हो रहा है। तो बताइए, अब तो सामने चुनाव है, तो प्रश्न तो इसका सवाल ले लिया जाए, बीजेपी से ही सवाल पूछ लिया जाए। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, किशोर शर्मा जी कांग्रेस की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अमितोष पारीक प्रवक्ता हैं वीएचपी के, ये तीनों भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हजूर आते आते बहुत देर कर दी, सचमुच देर की है? कोई देर नहीं हुई। इस देश के कानून में, इस देश के कानून के अंतर्गत जो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 पारित हुआ था, उसके अंदर 3 पड़ोसी देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों से जो लोग नागरिक आए हुए हैं, कानून तो हम सभी समझते हैं। मैं आता हूँ। जो लोग आपत्ति कर रहे हैं, उन्होंने कब आपत्ति नहीं की? उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर आपत्ति की, उन्होंने एयर स्ट्राइक पर आपत्ति की। उनका काम ही आपत्ति करना है, क्योंकि काम करना नहीं है उनको। और भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है। डॉक्टर चेतन, मुझे आप ये बताइए, आ तो ये 2022 में भी सकता था, 2023 में भी आ सकता था। चुनावों के पहले आना या उसके पहले संकेत देकर माहौल बनाना, क्या ये स्ट्रेटेजी थी?
नहीं, हमने हमारे चुनाव संकल्प पत्र 2019 में ये देश की जनता से वादा किया था कि हम CAA लागू करेंगे और हमने लागू करके दिखाया है। टाइमिंग का सवाल जो आप बार बार उठा रहे हैं, ये ग्रामीण में चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। जिन लोगों को विरोध करना है, हम 2 साल पहले लाते तो भी विरोध करते, क्योंकि उनका काम ही विरोध करना है। उनको इस देश की अच्छाई से, इस देश के नागरिकों को कोई राहत मिले, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि जो लोग वहां से आए हैं, नहीं, इस देश के नागरिकों को राहत को तो लेकर CAA है ही नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जो लोग यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, और वो एक सरकार भी थी जिसने जोधपुर के अंदर बुलडोजर चलाया था उनकी कॉलोनियों के ऊपर। आप याद करिए स्वप्निल जी। पर ये समावेशी है, समावेशी तो नहीं है। समावेशी है। और मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, ये गलत धारणाएं शुरू से फैलाई गई थी। ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। पर ये सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यकों पर ही लागू होता है, ये उस देश के हर नागरिक पर लागू नहीं होता। मैं बिल्कुल कहता हूँ, अल्पसंख्यक जहां भी रहता है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है, चाहे वो बांग्लादेश में रहता है, वहां पे प्रताड़ित होकर तो यहाँ रहा है, वो अल्पसंख्यक है वहां पर। और जिस प्रकार की घटनाएं लगातार अपन देख रहे हैं चैनलों पे, किस प्रकार के उनके साथ व्यवहार किया जाता है। आप चलिए मेरे साथ, एक क्राइटेरिया तो अल्पसंख्यक है, लेकिन प्रताड़ित होने का आखिरी क्राइटेरिया अल्पसंख्यक होना नहीं है। एक सेकंड, आप जाइए उन बस्तियों में जहाँ ये प्रवासी जो विस्थापित हिंदू रह रहे हैं भारत के अंदर, आप उनका दर्द देखिए। आपने घटना याद दिलाना चाहता हूं मैं, एक बच्ची जो एग्जाम देना चाहती थी PMT का, वो केवल इसलिए एग्जाम नहीं दे पाई कि उसके पास नागरिकता नहीं थी, जबकि वो 20-20 साल से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस कानून में संशोधन करना पड़ा कि जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में विस्थापित होकर आए, उनको जीने का सम्मान, अधिकार मिले, उनके व्यवसाय की किशोर शर्मा जमीन डिबेट में शामिल कर रहा हूं। किशोर शर्मा जी, होता क्या है ना कि टाइमिंग पर सवाल तभी उठाया जाता है जब मुख्य मुद्दे पर बोलने को कुछ ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है स्वप्निल। ये सरकार गुड गवर्नेंस की सरकार अपने आप को कहती है, समय पर काम करने की बात करती है, सारे धर्मों को न्याय देने की बात करती है। ऐसी स्थिति में ये जो सब कुछ आया है, सवाल इस बात का है कि आपके काम में पारदर्शिता कितनी है। आप कहाँ पारदर्शिता नहीं है? क्लियर तो है नोटिफिकेशन। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जब 2019 में सब कुछ हो गया तो इतना लेट क्यों? सब कुछ आप रच रहे हो सिर्फ चुनाव जीतने के मकसद से? नहीं, जब चुनाव आने को चुनाव सिर पे है, बोल रहे हैं उसमें कितना दम है? आप बताइए, अगर कोरोना पीरियड में इसमें बिजी हो जाते तो आप ही बोलते कि कोरोना पीरियड में ये कर दिया। कोरोना में ऐसा क्या कर दिया सरकार ने जो उस पर पीठ ठोकी जाए? सारा राजस्थान के मॉडल को उन्होंने अडॉप्ट किया। क्या कर लिया मोदी सरकार ने जो कोरोना में इतना परेशान हो गए, इतना जनता के लिए किया हो कि शाबाशी दी जाए? कुछ भी नहीं किया मोदी सरकार ने। जितना भी किया राजस्थान के मॉडल को करने के बाद जाके इन्होंने अपने आप को नंबर 1 की स्थिति में खड़ा कर दिया है। तो कोरोना का बहाना नहीं चल सकता। सिर्फ और सिर्फ आप करना चाहते हैं, चुनाव जीतने के मकसद से करना चाहते हैं। अगर आप इतने ईमानदार हैं, इतने ट्रांसपेरेंट हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग आपसे छिटक जाएंगे? आपने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से लोग आपसे छिटक जाएंगे या आपसे जुड़ेंगे ही नहीं? ये आप कैसे सोच रहे हैं? हमने कहाँ सोच लिया? और आपको लग कैसे? बिल्कुल, हाँ, नहीं, डेफिनेटली। या तो आप गुड गवर्नेंस की बात मत करो, या आप समय पर काम करने की बात मत करो, या आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी की बात करो। सीधी तौर पर बात यह है कि इनका जो भी कोई फैसला होता है वो सिर्फ चुनाव संबंधित होता है। आपने सिलेंडर पर 100 रुपये कम कर दिए, कब किए? जब 5 साल तक आपने भुगत लिए, 5 साल तक आपने लोगों से पैसा वसूल कर लिया, तब किया गया। आप इतने ईमानदार है तो उसको पहले कर देते ना। हमने कब बना किया था? खाद्य सुरक्षा कब लाई थी? खाद्य सुरक्षा तो मनमोहन सरकार के समय का। कब लाई थी? ये तो इलेक्शन के आसपास ही। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप उस फैक्ट को देख लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात साफ तौर पर समझ में आना चाहिए, चूंकि हम इस डिबेट में ही आए और ये बड़ी जिम्मेदारी है सब लोगों की कि इसके साफ जाना चाहिए। अगर आप इतना ईमानदार है सारी चीज करने को, तो सिर्फ चुनाव को मकसद ना रखें। चुनाव में जो भी होगा देखा जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इस इतनी ईमानदार मकसद सारे काम कर रहे हैं तो समयबद्ध तरीके से सारे काम कीजिए। 2 सेकंड, अमितोष, मुझे आप बताओ। अमितोष, मुझे ये समझाने की कोशिश करो कि ऐसे कितने लोग हैं जो, भाई, जिन लोगों पर ये अप्लाई होगा वो इस इलेक्शन में तो वोट नहीं डाल रहे हैं, ये तो तय है। दूसरी बात ये है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इतना लार्जर इमोशनल इम्पैक्ट बनेगा CAA का कि वो वन साइडेड एक लहर बना दे? आपको लगता है ये ऐसा है? क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये कुछ हजार या 1-1.25 लाख लोगों की फिलहाल बात कर रहा है। नहीं, स्वप्निल जी, देखते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1989 से लेकर आज तक, पहले 19 तक अमेंड हुआ
और उसके बाद उसको पास किया, और पास करने के बाद वो कोर्ट में भी गया था, कोर्ट में भी उसने स्टे देने से मना कर दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 3 चीजों की बात कर रहा है। एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू माइनॉरिटी, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, और दिसंबर 31, 2014 तक भारत में। अब ये बात करने का, मिसगाइड करने का प्रयास करा कि ये एंटी मुस्लिम है। अगर ये एंटी मुस्लिम होता तो पास 6 साल में, विगत 6 साल के अंदर में 2830 पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता दी गई, 912 अफगानिस्तानियों को दी गई, तो आप कह और रहे हो साथ में समावेशी। 172 को दी गई। आप कह रहे हो समावेशी है। ये समावेशी है। और दो मैं एक सेकंड। और बात करता हूँ ना, ये श्रीलंका के- आर्टिकल 14 श्रीलंका का से जो कॉन्स्टिट्यूशन- आते हैं शरणार्थी, जी वो कवर हो रहे हैं। कौन से? श्रीलंका से भी तो शरणार्थी अब आते मैं हैं हमारे बताता देश हूँ। में। तमिलनाडु में हाँ, कितने इसकी सारे मैं हैं? बात करता हूँ। स्वप्निल जी, यही जो मिसगाइड करने का, इसी पे मैं आ रहा था, मिसगाइड करने का प्रयास इसमें किया। misguide क्या है? ये तो मैं fact बता है रहा ना हूँ, भाई। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, विद लॉ इसको क्लियर करते हैं। अगर ये उनके वायलेशन होता, जो हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि डिक्लेयर करने का, अगर वो वायलेशन होता तो आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन माना जाता, आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन माना जाता। लेकिन नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एक प्रोविजन होता है, और रीजनेबल क्लासिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 जजमेंट में क्लियर किया है। वो दोनों तो जजमेंट ये चैलेंज नहीं हो सकता कोर्ट में? कोर्ट में गया है, कोर्ट में गया, कोर्ट ने स्टे दिन से मना किया। अगर ये चैलेंज होता तो वैलिडिटी इसकी चैलेंज होती, वैलिडिटी इसकी चैलेंज करी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना। मतलब ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं है, ये एक्सक्लूसिव लॉ नहीं है, ये इंक्लूसिव लॉ है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को देखते नहीं, पर हुए। इंक्लूसिव मैं फिर कह रहा हूं ना कि जैसे कुछ कंट्रीज हैं, जैसे मैंने श्रीलंका का एग्जांपल दिया है ना, मैंने श्रीलंका का एग्जांपल दिया, वहां से भी आते हैं शरणार्थी। बिल्कुल। तमिलनाडु में बहुत है इनकी संख्या। ये उनको फास्ट ट्रैक नहीं करता, ये उन्हीं को फास्ट ट्रैक करता है जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आ रहे हैं। आपके पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करता हूं तो आर्टिकल 6 के अंदर में आप सिटीजनशिप ले सकते हैं ना, नेचुरलाइजेशन से दे सकते हैं, डिसेंट से दे सकते हैं। ये किसी को भी कलर, कास्ट, रेस, क्रीड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पर रहा वो है। 6 से 11 साल रुकेंगे, ये नहीं रुकेंगे। हाँ, ये पर उनके पास वो प्रोसीजर है। देखिए, रिलीजियस, जब इसका स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें रिलीजियस प्रोसिक्यूशन वर्ड यूज करा गया है। और जब हम इनकी बात करते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की, वहां पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ, और उनके लॉ में इनको इगैलिटेरियस वायलेटर्स कहा गया कि एक सेकेंडरी सिटीजन है। वहां पे निरंतर रूप से जो वायलेशन होता गया, प्रोसिक्यूशन होता गया, उनको देखते हुए अब आप ये देखें कि हमने औरों को भी तो दिए, भारत ने पाकिस्तानी को भी दी, अफगानिस्तान को भी दी, बांग्लादेशी को भी दी, जिनके साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है उनको फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। इंक्लूसिव है, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है। संदीप लोहाड़िया अधिवक्ता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमजान चौधरी मुस्लिम स्कॉलर हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। संदीप लोहाड़िया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीएए क्या कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं हो सकता? सबसे पहले तो CAA के बारे में मैं हेलो, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बोलें। हाँ, पहले तो मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम समान नागरिकता, समान संहिता एक देश में रहेगी, समान कानून का सबको एक लाभ मिलेगा। देश में कोई छोटा नहीं रहेगा, कोई बड़ा नहीं होगा, सबको एक कानून, सबके लिए एक न्याय, सबके संदीप लिए जी एक थोड़ा सा संविधान। रोक रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। ये यूसीसी नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये CAA है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता जी संशोधन अधिनियम। हाँ, मतलब 3 कंट्रीज में जो अल्पसंख्यक हैं, अगर वो वहां से प्रताड़ित होकर यहाँ आते हैं तो उनको इंडियन सिटीजन बनाने के लिए ये फास्ट ट्रैक सुविधा मुहैया कराएगा। हेलो, नहीं संदीप जी, मेरा आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। रमजान चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रमजान जी, सबसे पहले तो आप मेरी बधाइयाँ और शुभकामनाएं ले लें। आज से पाक महीना आप लोगों का शुरू हो रहा है, उसके लिए। और उसके साथ ही मेरा सवाल यह है कि आपको भी लगता है कि इसकी टाइमिंग पर सवाल बनते हैं, इसका औचित्य नहीं है, या फिर देखिए जरूरत तो थी उन लोगों के लिए जो प्रताड़ित होकर भगाए गए हैं? देखिए माही, ये जो वक्त है, टाइमिंग्स हैं, चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में नोटिफिकेशन करना, मैं समझता हूं कि ये चुनाव का फायदा उठाने जैसी बात है। अगर नोटिफिकेशन करना था, 2019 में कानून बन गया था, 2019 में कानून बनने के बाद तुरंत पर भरोसे का नोटिफिकेशन होता, लेकिन तो तब आप सरकार ने सैकड़ों, सिंपैथी तो दिखाई थी। हजारों लोगों को यहाँ की नागरिकता लेकिन मिल रमजान भाई, चुकी तब तो होती। सरकार ने दूसरी बात, सिंपैथी तो दिखाई थी, विरोध तो तब भी हुआ था, तब तो चुनाव नहीं थे। मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, विरोध हुआ, वो इसलिए हुआ कि ये जो कानून है ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कैसे? तीसरी बात, चूंकि जिस तरह से देखो, प्रताड़ित मुसलमान भी हैं, सिख, ईसाई या हिंदू ही प्रताड़ित नहीं है, दूसरे मुल्कों में मुसलमान भी उतना ही प्रताड़ित है। अगर इस कानून में ये प्रावधान भी होता कि अगर वाकई कोई वहां
मुस्लिम देशों में भी मुस्लिम जो खुले विचारों का है, जो कंजेस्टेड नहीं है, अगर वो भी प्रताड़ित है, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो उनको भी प्रावधान में अगर शामिल किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। चलो वो कोई एक बात है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। तीसरी बात, अगर इसका नोटिफिकेशन वक्त पर हो गया होता, अब तक कानून बन गया होता। और हमारे यहाँ जितने लोग आज यहाँ हिंदुस्तान में लाखों लोग अवैध तरीके से हिंदुस्तान में एंटर कर गए हैं, क्या उनके लिए क्या सरकार ने सोचा है? सरकार को इसलिए मौका दिया था क्योंकि ये सरकार, लेकिन उसके लिए जब एनआरसी सोचा गया तब भी तो विरोध देखने को मिला। लेकिन उसके लिए जब एनआरसी सोचा गया तब भी तो विरोध देखने को मिला। देखिए रमजान भाई, रमजान भाई हमको देखो एक तरीके से इसमें और देखना होगा। 2019 और 2020 में जब जमकर प्रदर्शन हुए, खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, तब कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। मैं ये कह रहा हूं उस वक्त सरकार ने एक कदम पीछे खींचा और दोबारा इस पर सोचना चालू किया और नियम बनाना शुरू किए। और जब नियम बन गए उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल का ड्राई रन हुआ और उसके बाद इसे सीएए को लाकर लागू किया गया। अब मेरा सवाल यही है ना कि इसको तो हम ये भी देख सकते हैं कि सिंपैथेटिकली एक बार सरकार ने सोचने की कोशिश की। 2019 में तो विरोध हो ही रहा था ना, तब फोर्सफुली लागू कर देते तो स्थितियां और बिगड़ जाती। देखिए, मैं समझता हूं कि मैं उस वक्त भी इतना बड़ा विरोधी नहीं था। सैद्धांतिक तौर पर मेरा उस वक्त भी विरोध है और टाइमिंग पर आज भी मैं असहमत हूं। रही बात यह कि कानून तो बनते हैं और जो फायदे के लिए बनते हैं, नागरिकों के फायदे के लिए, उसमें मेरा बहुत बड़ा ऐतराज नहीं है। लेकिन इसकी टाइमिंग्स जो है, इस वक्त चुनाव के एन वक्त पर जब ये चीजें बहुत पहले हो सकती थी, तो आज क्यों? ठीक है, मैं लेकिन उससे पहले मैं किशोर जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। किशोर जी, अगर आप थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश करें, 2019-2020 में तो आप भी जमकर नारे लगा रहे थे, तब तो चुनाव नहीं थे, आपको तब भी विरोध था। आज आपके तर्क बदल गए। उस समय आपके तर्क इसके समावेशी होने को लेकर ज्यादा थे और आज इसकी टाइमिंग को लेकर ज्यादा है। इसीलिए मैंने कहा कि टाइमिंग पर सवाल तभी आता है जब आपके पास बोलने के लिए इतर से कुछ नहीं बचता, या हो सकता है इतने समय में आप भी सीएए समझ गए। देखिए स्वप्निल, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीज मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक्सरसाइज है। जब मूल मुद्दे संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। अरे भाई, पाक विस्थापित हिंदू यहाँ 6-6 सालों से हैं, 10-10 सालों से हैं, वो मूल मुद्दा क्यों नहीं हो सकता? अपनी बात कहता हूँ, एसबीआई को जब फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, जब हम सब इसकी डिमांड कर रहे थे कि होना चाहिए, सामने आना चाहिए, तब जाकर उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए अब सीएए लेके आए हैं। नहीं, पर ये तो जनवरी से बता रहे थे ना कि हम तो लाने वाले इलेक्शन के पहले ले आएंगे। तो लाने के बाद ही तो पता पड़ेगा ना तो पिक्चर में क्या है। पता था कि एसबीआई पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ हो जाएगा। नहीं, कहाँ लाने का? अभी 7 दिन पहले तो बात हुई है, अभी 4 दिन पहले ही अमित शाह ने इस बात को कहा है कि हम लेके आए। जनवरी में उससे पहले नहीं बोल दिया गया था, उससे पहले एसबीआई का इलेक्टोरल बोर्ड आ गया था। जनवरी में ठाकुर साहब ने बंगाल में बोल दिया था। पेरेंट की बात होती है तो एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं को इनको अपने जो शिकंजे से दूर रखना चाहिए। आज सब कुछ वेंटिलेटर पे आ गया। एसबीआई जैसी संस्था जिसके लोगों को भरोसा है, वो वेंटिलेटर पे। चुनाव आयोग इस्तीफा दे देते हैं अचानक, वो वेंटिलेटर पे। तो सरकारी काम ये नहीं है कि सरकारी काम आज आप अचानक संवैधानिक संस्थाओं को। अच्छा, 2 सेकंड किशोर भाई, मुझे एक बात बताइए, क्या उन कंट्रीज के अल्पसंख्यक परेशान होकर भारत में नहीं आ रहे? क्या उन्हें सचमुच नागरिकता के लिए 6-6 साल, 11-11 साल इंतजार करना चाहिए? अगर सिंपैथेटिकली कोई सोच रहा है और उसे फास्ट ट्रैक कर रहा है, तो इसमें गलत कहाँ है, गलत क्या है? मैं तो आपको फास्ट ट्रैक कैसे आपने बता दी, 2019 से 2024 टाइम बाउंड है, सारी चीजें टाइम बाउंड है। 2019 से 2024 है, ये बात तो 2019 में तो मैंने खुद ही बताया ना कि सर 2019 में जब आया तब इतना विरोध था। सिंपैथेटिकली हो सकता है मोदी सरकार ने उस पर एक कदम पीछे खींचा। जो बातें आज है वो बात 2019 में उतनी थी, कोई बड़ा फर्क नहीं आ गया। पर तब आप सीएए इस तरीके से नहीं समझा रहे थे, तब आप सीएए का खुलकर विरोध कर रहे थे अलग तर्कों से। लेकिन ये बात तो समझनी पड़ेगी, सरकार बहुत ईमानदारी से काम करने क्लेम कर रही है, पीठ ठोक रही है, तो सब कुछ ईमानदारी से करिए ना आप। सिर्फ चुनावों को लेकर सारी बात क्यों करते हैं? आपको इसमें आपने संविधान में शपथ ली कि सबको बड़ा सब समान, कि सबको पूरी तरीके से अधिकार दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। फिर भी इसी संविधान के भीतर, फिर भी इसी संविधान के अंडर में हम लोगों से डिफरेंशिएशन होता तो है। आप बार-बार कहते हैं गुड गवर्नेंस। नहीं किशोर भाई, तो इसी संविधान के भीतर हम लोगों से डिफरेंशिएशन होता तो है। या तो ये संविधान यूसीसी पर चल रहा होता और सभी के लिए एक जैसी बात थी। अगर सबके लिए अगर अलग अलग बातें हैं
तो फिर सीए क्यों अलग अलग बात नहीं कर सकता? ये हाथ उठा रहे हैं अमितोष, क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जैसा कि सर ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का, मैंने पूर्व में भी कहा था, अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात ना करके ये समझे कि रिक्वायरमेंट क्या है और ज्योग्राफी और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है जो आर्टिकल 14 में कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। और अगर हम भारत की बात करें स्वप्निल सर, तो फिर हमने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया, पारसी डिवोर्स एक्ट बनाया, मैरिज एक्ट बनाया। पर एक बात बताओ, नहीं नहीं अमितोष, देखिए समावेशी कैसे किया जाता है, मैं आपको अमितोष एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, विद नेम एग्जांपल देता हूं। मलाला कंट्रोवर्शियल होने से पहले जब पहली बार चर्चाओं में आई, वो प्रताड़ित थी, मान लीजिए तब वो नागरिकता मांगती तो सीएए उन्हें कवर नहीं करता, है ना, तब वो एक सेंसेशन थी मलाला, आपको भी याद होगा। बिल्कुल ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर सोच कर देखें, तर्कों के हिसाब से देखें, तो मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री में या मुस्लिम मेजॉरिटी वाली कंट्रीज में हो सकता है किसी मुस्लिम को या उदारवादी मुस्लिम को भी प्रताड़ित किया जा रहा हो। तो ऐसे में अगर एक धर्म और इसमें जोड़ दिया जाता, मान लीजिए, तो उसमें गलत क्या होता? देखिए, यही इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में है स्वप्निल सर। जब आप स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव एंड रीजंस पढ़ेंगे इस एक्ट का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि दिस इज सब्जेक्ट टू द रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस ऑफ हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब आर्टिकल 2 पढ़ते हैं तो इनको पर्टिकुलरली डिफाइन करा हुआ है। जिस भी कंट्री का कोई लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम को ही अपना रिलीजन मानता है। आप जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसमें लिखा है रिलीजन इज इस्लाम। आप जब दूसरी जगह का मुस्लिम कंट्री का पढ़ेंगे वो लिखा है रिलीजन इज इस्लाम। उन कंट्रीज के अंदर में जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन में हिंदूज आ रहे हैं, जैसे आप सिख को देख ले, वो एंडेंजर्ड हो गए हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हो गए। एक पूरा सिख परिवार तो जो अकेला बचा था, भारत में आए, शरणार्थी ली और उनको करा। और मैंने जैसे पूर्व में कहा, वो विगत 6 वर्षों के अंदर में भारत ने अफगानिस्तान को भी अफगानिस्तान ले लो, आप अफगानिस्तान ले लो। अफगानिस्तान में मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, किसी से छिपा है क्या? जी। अब मान लीजिए अगर वो शरण लेना चाहती हैं तो वो 6 साल 11 साल वाले प्रोसेस से चलेंगी, करेक्ट है? हालांकि साइमल्टेनियसली वो प्रोसेस बंद नहीं हुआ है जी, पर क्या एथिकल लेवल पर ये सही लगता है सुनने में? देखिए, इलीगल इमिग्रेंट्स तो नहीं हो रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स तो नहीं हो रहे स्वप्निल सर। यहाँ जो बांग्लादेश और रोहिंग्या यहाँ पर रिसेटल हुए, आप बांग्लादेश की डेमोग्राफिक कंडीशन बंगाल से देखें तो सेम हो रही है। वो क्यों हो रही है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आ रहे हैं। भारत ने हर शरणार्थी को एक्सक्लूसिव। तो फिर इसमें तो डॉक्टर चेतन आपको भी मुझे बताना चाहिए कि जब कुछ राज्यों ने तो प्रस्ताव पारित किए, जिसमें राजस्थान भी था, सीएए को लेकर गहलोत सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था कि साहब हम ये नहीं चाहते। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 3 राज्य हैं जहां से प्रस्ताव पारित हुए। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने उन लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या किया? ये तो हो गया सवाल नंबर 1। और जहां जहां आग लगी हुई थी सीएए के वक्त पे, खासकर नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में, है ना, वहां पर आपने समझाने के लिए क्या किया? ममता बनर्जी तो आज भी कह रही है कि हमें पहले ड्राफ्ट पढ़ना होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी को यह पता ही नहीं कि आपने किया क्या। एक्चुअल में क्या है, कांग्रेस हो, ममता हो, ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं भारत की जनता को। ये सच्चाई नहीं बता रहे हैं, और सच्चाई जब नहीं बताते हैं नहीं तो क्या आपने कहीं भी कोई टेबल सजाई जहां पर बिठा के आप लोगों ने इनको बताया हो कि मैं बताऊं? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के मित्र आज में एक बात से ठीक है कि आज इन्होंने विरोध की परिभाषा बदली है। आज इन्होंने विरोध की टाइमिंग के प्रश्न उठाया है। पहले ये टाइमिंग पर नहीं उठाते थे, पहले ये विरोध करते थे दूसरे कारणों से, कांग्रेस की ठीक है। पर चेतन भाई ये सवाल ही नहीं है, सवाल मेरा ये है कि जो लोग विरोध कर रहे थे उनको बिठाकर आपने कुछ समझाया हो, बुझाया हो, या आपने कुछ और क्लैरिटी लाने की कोशिश की हो? बिल्कुल। इसी तो फिर आज आपको जगह जगह सिक्योरिटी लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसी पे काम किया। जब आज देखो कहाँ विरोध हो रहा है। विरोध तो अभी तो आया ही है सर, लेकिन शाहीन बाग को बैरिकेड लगा दिए गए। एक मिनट शाहीन बाग में बैरिकेडिंग कर दी गई आप है। देखिए, विरोध 4 साल आप स्वयं कह रहे हैं, 4 साल हो गए इसको पारित किए हुए। 4 साल में कहाँ विरोध हुआ? आज पिछले 2 सालों में या 3 सालों में कहीं विरोध नहीं है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आने लगा। तब लोग अलग अलग विषयों पर विरोध कर रहे थे चेतन भाई। सच्चाई है। नहीं, तब अलग अलग विषयों पर विरोध हो रहा था, पर हो तो रहा था। अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान के अंदर है, बहुसंख्यक भी है, उनका जो रूटीन आना है, रूटीन जो नागरिकता, वो उसकी चेंज नहीं हो रही है। केवल फास्ट उन लोगों का फास्ट कर रहे हैं जो यहाँ पर। अरे पर चेतन भाई, मेरा मूल सवाल रह गया ना। मेरा मूल सवाल तो ये है कि आपने लोगों को समझाने बुझाने के लिए क्या किया? क्या कहीं साइलेंटली लोगों को समझा बुझा? क्योंकि आज आपको बैरिकेडिंग की जरूरत पड़ रही है, मतलब कुछ अंदेशे तो आपको भी सता रहे हैं। क्या अंदेशे सता रहे हैं ये बता दीजिए। अंदेशे नहीं है, गुमराह किया गया था उस समय, और गुमराह इस तरीके से किया गया तो था। आज दूध का जला छाछ फूक कर पी रहा है। आज है ना? ये है कि भारत की जनता, भारत के अल्पसंख्यक समझ चुके हैं। अभी आप कोई बात कर रहे थे कोई मेरे से, आप क्या कह रहे थे कि हमारी नागरिकता जाएगी तो नहीं? मैं शुरू से यही तो कह रहे हैं, नागरिकता छीनने का तो है ही नहीं। ये नागरिकता छीनने वाला सीए नहीं गया। गुमराह ये किया गया, अल्पसंख्यक बस्तियों में जा करके कहा गया। अरे पर इसका नेक्स्ट स्टेप तो एनआरसी है ना।
नहीं, एनआरसी बात की बात है। हाँ। हमने घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र के अंदर हमने वादा किया भारत की ठीक जनता है, से कि हम ठीक है। CAA राधेश्याम जी को जोड़ना और चाह रहे हमने हमारे हैं, वादे को लगातार हाथ पूरा भी उठा रहे हैं। किया जी राधेश्याम जी क्या बोल रहे हैं आप? देखिए स्वप्निल जी, चेतन जी कह रहे हैं कि किसी को कोई ऐतराज नहीं है। देश में मुसलमानों की संख्या कितनी है उनको ऐतराज नहीं है क्या? उनसे पूछ करके देखिए कि वो इस पर उनको नहीं, ऐतराज पर राधेश्याम जी नहीं, उसमें आप उसमें मुसलमान उसमें उसके हैं, वाजिब आप होने की बात कर कोई रहा हूँ। नहीं है, नहीं, कोई लेकिन नहीं है। राधेश्याम जी बांग्लादेश केवल मात्र दो सेकंड बांग्लादेश चेतन भाई, 2 मिनट। लोग राधेश्याम जी राणियों- राधेश्याम जी 2 सेकंड। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देश के मुसलमानों को अगर ये लगता है कि सीएए से उनकी नागरिकता पर खतरा है तो वो गलत है। सीएए तो उसकी बात ही नहीं कर रहा है। तो अगर कोई डरा हुआ भी है तो वो गलत प्रोपोगेंडा या गलत बातों के प्रचार की वजह से डरा हुआ है, तो फिर वो गलत प्रचार किसने किया होगा? देखिए स्वप्निल जी, मैं तो ये कहता हूँ कि हम गांव में भी ऐसे लोग देखते हैं जिन्होंने लिख रखा है बंगाली डॉक्टर, और उसका कोई पता ठिकाना नहीं है, हाँ। उसकी जाति का कुछ पता नहीं है, उसकी, यानी वो लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि गैर मुस्लिम जो है, यदि वो मुस्लिम है तो वो कहाँ जाएंगे? 10-10, 20-20 साल से वो यहाँ रह रहे हैं, और मान लीजिए वो बांग्लादेश से ही आए हैं, नहीं, पर वो तो कहीं नहीं जाएंगे। अब जाएंगे कहाँ? पर वो कहीं नहीं जाएंगे राधेश्याम जी, उनके लिए तो ऑलरेडी प्रोसेस चल ही रहा है ना। तो है रूटीन ही। प्रोसेस जो है वो तो है ही है। ऑलरेडी प्रोसीजर तो है ही, कहीं चेंज नहीं है। ये तो केवल राधेश्याम जी किया है। देखिए अब क्या है, मैं एक बार दर्शकों को भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अब हमारे पास नागरिकता के 2 रास्ते हो गए। एक जो रूटीन जो पहले से चला आ रहा था, जिसमें 6 साल से लेकर 11 साल तक कितना भी लग सकता है, एक तो वो तरीका साथ साथ चल रहा है। ये एक दूसरा तरीका, एक शॉर्टकट कुछ लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें उन कंट्रीज के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। ये उनके लिए शॉर्टकट है, टाइम बाउंड है कि इतने समय में हम आपका फैसला कर देंगे। हम इस भेदभाव की बात कर सकते हैं कि यहां पर जल्दी और यहां पर धीरे क्यों। इससे ज्यादा क्या बोला जा सकता है इस पर? नहीं बोला तो देखिए, जो समय चुना गया वो तो गलत है ही, उसका राजनीतिक फायदा नहीं दिख रहा क्या? आप बताइए, सीधे तौर पर हिंदू वोटों को जो है पोलराइज करने की कोशिश है, और क्या है इसके अलावा? भाई हिंदू वोट इससे प्रभावित होंगे। इसीलिए मेरा पहला सवाल जो अमितोष से था वो यही था। अमितोष, जो मैं पूछ रहा हूं कि ये बात कुछ 30,000 या 1.25 लाख लोगों की है, क्या ये इतना इमोशनल इंपैक्ट लाता है? अच्छा, आप तो वीएचपी में हो ना यार, मैं सीधे बोलता हूं, आप तो हिंदुओं के बीच में काम करते हो। क्या ये सीएए इतना इमोशनल इंपैक्ट लाता है कि आप आंख बंद कर वोट डालने चल पड़ोगे इसके बेसिस पर? स्वप्निल जी, सीए 2019 में तो आया नहीं है और 2016 में भी नहीं आया था। ये तो 1900 से चल रहा था। मतलब इस देश की मांग रही है, इस देश ने हमेशा सोचा है। और आज सरकारों से नहीं इमोशनल इंपैक्ट से, ये रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री है, रिक्वायरमेंट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज है। इससे इंपैक्ट कितना पड़ता है आप देखिए। अगर हम ये बात करते हैं कि टाइमिंग सरकार ने देखी कि चुनाव आ रहे हैं, तो 4 दिन पहले ममता बनर्जी ने भी स्टेटमेंट दिया बंगाल में कि हम सीए और एनआरसी को नहीं आने देंगे बंगाल में। तो वो भी टाइमिंग उनकी थी, स्टेटमेंट नोटिफिकेशन आ जाए। पर ये सिर्फ नोटिफिकेशन के आधार पर नहीं है, रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम है, रिक्वायरमेंट ऑफ आर है। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, अच्छा, उनको यहाँ की नागरिकता देने का आपसे भी कि आपका संभला हुआ रिएक्शन कहीं इस बात का घोषक तो नहीं है कि आप नपातुला रिएक्शन देकर ये देखना चाहते हो कि इसमें आगे आने वाले दिनों में होना क्या है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस साइड लीन करना है? ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मुस्लिम वोटों को जुगाड़ने की चक्कर में अगर नाराजगी में हिंदू वोट छिटक गए तो वो तो घातक हो जाएगा। और कांग्रेस के साथ ऐसा पूर्व में भी हुआ है, और इस बार तो लड़ी में हो रहा है, पहले राम मंदिर और अब ये। देखिए, सिर्फ वोटों के कैलकुलेशन के वजह से सिर्फ कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती। लेकिन ये बात राधेश्याम जी की बिल्कुल सही है कि इस समय जो इसको दिया गया है, लागू किया गया है, उससे ध्रुवीकरण की है। क्योंकि ये देश साफ तौर मान लेना चाहिए, ये देश आस्था और भावनाओं का देश है। जरा से पर क्या इसका फाइबर इतना हल्का है कि इतनी सी बात पे ध्रुवीकरण हो जाएगा? किसी भी मैसेज को जो इसमें ऐसा क्या है कि इससे ध्रुवीकरण से रॉयट्स हो जाए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इतिहास में जाए तो मालूम पड़ जाएगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के आधार पर। किशोर भाई सीधे बताइए, सीएए में एक ऐसी बात बता दीजिए जिसकी वजह से हम कहें कि कल को दंगा हो जाएगा। बताइए एक ऐसी बात बता दीजिए सीएए में। आप लाइनों को पढ़ लीजिएगा, उस लाइनों को पढ़ने से साफ जाहिर हो रहा है, उस लाइनों को पढ़ने के अलावा कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ईमानदार सारी चीज को करना चाहते थे। अरे भाई मैं समझ ही नहीं पाया कि उसको लाइनों को क्या आपने पढ़ के आए ना, आप बता दीजिए लाइन। आप ही चला रहे हो उस लाइनों को क्या? आप उस लाइन से, मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि टाइम इसका, लेकिन आप इन सारी चीजों को
इस ध्रुवीकरण करने के लिए चुनावों के वक्त ही क्यों लागू कर रहे हैं? क्या बस वक्त नहीं था 2019 से? आपने ऐसा क्या काम कर दिया इसकी वजह से आपको बहुत कितना टाइम लग चेतन गया? जी, ये सारे आपके एजेंडे क्या पहले किया से आपने था, 2019 आज से नया अब तो नहीं तक? है? ध्रुवीकरण की चिंता उन्हीं पार्टियों को सता रही है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं इस देश के अंदर। देश का आम नागरिक क्या सोचता है? अच्छा नहीं नहीं, चेतन भाई, देश का अगर आम अगर नागरिक- अगर चेतन भाई अगर अगर आम नहीं नहीं नागरिक नहीं ये- भारतीय जनता चेतन भाई, पार्टी अगर सरकार इसमें को आपने एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समझ शब्द में और नहीं डाल दिया आता। होता तो बात खत्म हो जाती, है ना? आपने एक मुस्लिम शब्द नहीं डाला है तो उसकी वजह से लगता है कि नहीं, बात तो अब शुरू हुई है। सारा मैं कंट्री यही तो यहीं बात पे कह रहा है। हूँ, हाँ। मैं यही बात कह रहा हूँ। आप बताइए कि प्रताड़ित कौन होगा? अल्पसंख्यक होगा, वहां का रहने वाला। हाँ। और उसको राहत दी है ना। तो ठीक है, तो फिर मैं इसका राहत मतलब है देने इस देश क्या में उसका अल्पसंख्यक अधिकार प्रताड़ित नहीं है? भारत नहीं के नहीं नहीं, अंदर- 2 सेकंड, फिर क्या इस देश में अल्पसंख्यक प्रताड़ित है? हालांकि हम कोई नहीं, रिलीजियस नेशन नहीं है, मैं लेकिन मैं रहा हूँ हाँ बार बार मैं कह रहा हूँ, हाँ। राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा था। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है राधेश्याम जी, आप सिंसियरली कोई मेजर इंपैक्ट देखते हैं? वोटिंग ट्रेंड बदलेगा इससे कि ये वोटिंग ट्रेंड ही बदल दे रातों रात? देखिए मेजर इम्पैक्ट स्वप्निल जी, जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा था, देखिए उसने बताइए हिंदुओं को पोलराइज किया कि नहीं किया है। और इसी तरह से अब उसके ऊपर ये जो है इस समय नोटिफिकेशन लाया गया, ये एक और मैसेज देने की कोशिश की गई है। अब तीसरा मैसेज ये देंगे कि हम किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे लोकसभा का। तो फिर ये और सारी कवायद क्या है? ये यही तो कवायद है कि हाँ। हिंदू सारे बीजेपी ठीक की है, तरफ हो ठीक है, जाए। कुल मिलाकर अगर देखिए, अगर सियासत से भी जोड़ें तो अब तक की डिस्कशन जी। इस बात को तो ये बोलती है कि हाँ ये मास्टर स्ट्रोक तो है भाई, सियासत में मास्टर स्ट्रोक ही तो चलना होता है, मास्टर स्ट्रोक तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।